वरना वो आगे जाता ही क्यों? अगर आपका प्रोडक्ट स्टेबल है और आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, इसीलिए तो आगे की तरफ जा रही है, इसलिए तो इक्विलिब्रियम ज्यादा है। और बैकवर्ड का मतलब ये है कि आपका। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल भाई। इक्विलिब्रियम चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। उसके दोनों पार्ट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। देखिए, चैप्टर को जनरली एक डिफिकल्ट चैप्टर बच्चे मानते हैं, लेकिन एक पार्ट है उसका जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आई होप आप लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पता होगा, तभी आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ना है तो फटाफट मुझे कमेंट में बता दीजिए कि सर एक वीडियो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर भी बना दीजिए। खैर, आज हम देखेंगे कि उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशंस क्या-क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट सवाल आता है, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन आता है जो आपसे मैं लेक्चर के ड्यूरिंग सवाल पूछूंगा, आप उसका मुझे कमेंट में जवाब भी देंगे। फिलहाल देखिए, आपको जब छोटे छोटे टॉपिक्स में डाउट्स आते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होती है, मुझे पता है। देखिए, हम एक ऑफलाइन कोचिंग चलाते हैं ग्रेटर नोएडा में, आप सब बच्चे इसके बारे में जानते होंगे। अभी जो जितने भी करंट बैचेस है बेटा, सारे के सारे फुल, आप वो सारे फुल हो चुके हैं। लेकिन सिलेक्शन बूट कैंप जो लास्ट ईयर भी बहुत सक्सेसफुल बैच था हमारे लिए, ये 6 महीने का कोर्स होता है। दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिवाली के टाइम हम इसे स्टार्ट करते हैं। और इस बैच में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। यानी कि थ्योरी, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है तो थ्योरी कम पढ़ाते हैं और क्वेश्चन ज्यादा करते हैं। जैसे कि डेरिवेशन, जो करंट बैचेस है उसमें हम पूरा लेंथ एंड ब्रेथ में पढ़ाते हैं, इसमें भी पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन वाला पार्ट हमारा ज्यादा रहता है। तो सिलेक्शन बूट कैंप में आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। फीचर्स आप सबको अब तो रट चुके होंगे, क्या बिल्कुल मोबाइल फ्री जोन है। सारे के सारे एजुकेटर्स आपको जो इस प्लेटफॉर्म में दिखते हैं वो वहां पे भी पढ़ाते हैं। बड़ा सा कैंपस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1:1 आपको गाइडेंस और मेंटरशिप मिलती रहती है। ठीक है, डिमोटिवेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि वो नहीं आने देते हैं। कोई बच्चा डिमोटिवेट होता है तो उसके साथ बहुत सारे काउंसलर्स रहते हैं, सारे टीचर्स साथ में खड़े रहते हैं, और इतना समय ही नहीं दिया जाता कि वो डिमोटिवेट हो पाए। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ओनली। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होती है। ठीक है, कैलकुलेटिव वाला पार्ट हमने कर लिया, इससे भी कैलकुलेटिव पूछा जाता है, थोड़ा कम पूछा जाता है। और ली चैटलर्स प्रिंसिपल्स, ये आज दो चीजें, यानी कि आज हमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव स्टडी ज्यादा करनी है। तो देखिए, प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। देखिए, हम एक रिएक्शन की एक्सटेंट को पता कर सकते हैं किसकी मदद से, बाय एग्जामिनिंग द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, मैं बोलता हूं कि प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मैं ये बोलता हूं कि कैन बी प्रेडिक्टेड बाय एग्जामिनिंग द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देके आप पता कर सकते हैं। कैसे पता करते हैं मैं आपको अभी बताता हूं। लेकिन देखिए, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की तरफ से हम एक तरीके से देख सकते हैं, हम सिर्फ अभी क्वालिटेटिव तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि के की वैल्यू की मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूं, के की मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूं कि के की अगर हाई वैल्यू है, एक पहले छोटा सा लिखते हैं यहां पे, ऐसा कि ऐसा हो सकता है कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर ये 1 है, अगर ये 1 है, यानी कि एक वैल्यू आ रही है, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है। इसका मतलब यही होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आपके क्या सेम है, यानी कि एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम में बिल्कुल 50% पॉइंट पे है। तो मैं बोलता हूं ये रिएक्शन मेरी किस में, ये रिएक्शन मेरी इक्विलिब्रियम में, ये रिएक्शन मेरी कैसी है, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, यानी कि इसकी वैल्यू अगर के इक्यू की वैल्यू, इफ के इक्यू इज ग्रेटर देन 1, या फिर मैं बोलूं इसकी लगभग वैल्यू अगर 10 की पावर 3 तक जाती है, तो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि मेरी रिएक्शन बहुत आगे बढ़ चुकी है, कि रिएक्शन इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन इज इन दी, या फिर मैं बोलूंगा रिएक्शन प्रोसीड्स इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कहां प्रोसीड करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड कर रही है अगर उसकी वैल्यू हाई है। ऐसा भी हो सकता है कि सर इसकी वैल्यू हाई ना हो, इसकी वैल्यू लो हो, मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। तो यानी कि अगर इसकी वैल्यू लो है, यानी कि के की वैल्यू अगर लगभग 10 की पावर -3 तक है, तो मैं बोलता हूं कि माई रिएक्शन प्रोसीड्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, प्रोसीड्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। कहां जाएगी बेटा मेरी रिएक्शन, मेरी रिएक्शन जाएगी पीछे की तरफ। बोलो भाई, आपको इतनी बात समझ में आती, यानी कि के की वैल्यू का कंपैरिजन कुल मिला के आप ये बोलेंगे कि वाइल कंपेयरिंग, आप बोलेंगे क्या, आप बोलेंगे
कि while comparing different values of k, while comparing different values of k equilibrium, आपको याद रखना है क्या कि अगर आप k equilibrium के डिफरेंट वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो हाई वैल्यू ऑफ k equilibrium मींस फॉरवर्ड और लो वैल्यू ऑफ k equilibrium मींस कि आपकी रिएक्शन कहाँ है, आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन। बोलो भाई, क्या आपको ये बात समझ में आती है? कुल मिला के बहुत ही सिंपल तरीके से आप बोलेंगे कि अगर k इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन आगे की तरफ है, अगर k इक्विलिब्रियम की वैल्यू कम है तो रिएक्शन पीछे की तरफ से। मतलब बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल। अब देखिए एक चीज और, इसमें मैं एक चीज और बताऊंगा आपको कि अगर k इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है। क्या? अगर आपकी k इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज्यादा है तो आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा है। फॉरवर्ड का मतलब ये है कि योर प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज मोर, और आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपका प्रोडक्ट स्टेबल है, प्रोडक्ट स्टेबल एंड मोर फॉर्मेशन। सही बात है, वरना वो आगे जाता ही क्यों सॉरी, वरना वो आगे जाता ही क्यों? अगर आपका प्रोडक्ट स्टेबल है और आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है इसीलिए तो आगे की तरफ जा रहा है, इसलिए तो k इक्विलिब्रियम ज्यादा है। और बैकवर्ड का मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन लेस स्टेबल है, आपका प्रोडक्ट लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है एंड लेस फेवर्ड भी। बोलो भाई कि आपका प्रोडक्ट जो है वो लेस स्टेबल है एंड इट इज लेस फेवर्ड। तो देखिए सिर्फ k इक्विलिब्रियम यानी अच्छा सिंगल k इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर दे रखी है क्या हो रहा है सिंगल k इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर दे रखी है तो आप ऐसी वैल्यूज देंगे ऐसे, लेकिन आपको अगर कंपेयर करना है तो आप विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर देखेंगे। ठीक है, इसको हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी करेंगे। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट में। आपको अगर डायरेक्शन बतानी है किसी भी केमिकल रिएक्शन की यानी कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन की तो आप कैसे बताएंगे? देखिए यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है किसका, यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है रिएक्शन क्वोशिएंट का। यहां पे कॉन्सेप्ट है किसका, रिएक्शन क्वोशिएंट का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए रिएक्शन क्वोशिएंट का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, किससे, इसको Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये आप क्वेश्चन जो है इसका जो सवाल है वो नीट 2024 में भी आया था। कैसे आया था मैं आपको बताऊंगा, पर देखिए Q से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। सही बात है। तो मैं क्या कहता हूं, मैं बोलता हूं देखो इसमें कि एट इक्विलिब्रियम, मैं कहता हूं ना कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में मैं बोलता हूं कि मैं k इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करता हूं, मैं ऐसे कहता हूं कि ये मेरा C की पावर C इंटू D की पावर D इंटू B की पावर B इंटू A की पावर A के बराबर है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं कब बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं एट इक्विलिब्रियम पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इक्विलिब्रियम में चीजों को देखूं ही ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इक्विलिब्रियम में चीजों को देखूं ही ना किसी भी टाइम, मुझे क्या पता कि इक्विलिब्रियम कब आएगा? अरे भाई अगर मैंने रिएक्शन में हम हमेशा बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम टाइम, लेकिन अगर मैं रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे देख के कैसे पता चलेगा कि इक्विलिब्रियम टाइम कब है? रिएक्शन बता के थोड़ी आएगी कि भाई मैं 5 सेकंड बाद इक्विलिब्रियम में चले जाऊंगी, ऐसे नहीं बताएगी ना रिएक्शन। या फिर ये बोलेगी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा तसल्ली से रहो, मैं इक्विलिब्रियम में आने वाली हूं, ऐसे नहीं बोलती रिएक्शन। आपको हर टाइम पे ये वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको हर टाइम पे ये वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि एट एनी गिवन टाइम t, एट एनी गिवन टाइम, एट एनी गिवन टाइम आप बोलोगे कि जो रेशियो है किसका, जो रेशियो है C बाय C इंटू D बाय D की पावर D इंटू A की पावर A और B की पावर B, जो इनका रेशियो है वो भी क्या करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा। और उस रेशियो को ही मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, उस रेशियो को ही बेटा मैं Q से रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज माय रिएक्शन क्वोशिएंट। तो ये यानी कि अगर रिएक्शन, इनफैक्ट मैं ऐसा कह सकता हूं, मैं ऐसा भी कह सकता हूं, इन दोनों चीज को मिला के मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा, देखिए मैं कहूंगा कि K इक्विलिब्रियम यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एक्चुअली के इक्विलिब्रियम क्या है, ये एक्चुअली एक रिएक्शन क्वोशिएंट है, एक्चुअली रिएक्शन क्वोशिएंट एट इक्विलिब्रियम टाइम।
बोलो भाई, इक्विलिब्रियम टाइम। क्या आपको ये स्टेटमेंट समझ में आता है कि आपका जो के इक्विलिब्रियम है वो एक्चुअली रिएक्शन कोएफिशिएंट ही है, लेकिन किस टाइम पे, इक्विलिब्रियम टाइम पे वो रिएक्शन कोएफिशिएंट ही है। बिल्कुल सही बात, एब्सोल्युटली क्लियर है आपको ये बातें? बोल दो यार सर ये बात हमें समझ में आती है, बोल दो ये बात हमें समझ में आती है। तो अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आपको एक और बात समझ में आनी चाहिए। वो बात क्या है? देखिए, आप, मैं बोलता हूं कि एक रिलेशनशिप अगर मैं के के बीच में और इसके बीच में निकालूं, देखो क्या रिलेशनशिप है। इसको एक ब्लॉक बना देते हैं पहले, एक बढ़िया सा। अरे अरे अरे, हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे एक ब्लॉक चाहिए ताकि एक क्लियर कट बाउंड्री हमें मिल जाए। देखिए, एक एनओटीई, एक नोटी के लिए मैंने ये बॉक्स बनाया। किसके लिए? नोटी के लिए मैंने ये बॉक्स बनाया। देखिए, मैं मान के चल रहा हूं कि अगर सपोज आपकी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कम है और आपकी के क्यूसी की वैल्यू ज्यादा है, या फिर कुछ भी एक केस मान लेते हैं, किसी को भी आप कुछ भी मान लीजिए। चलो पहले ऐसा कुछ करते हैं कि ये आपकी क्यूसी की वैल्यू है, ये आपकी क्यूसी की वैल्यू है और ये आपकी केसी की वैल्यू है। ऑब्वियसली कि केसी बड़ा है क्यूसी से। अब खुद सोच के देखिए केसी क्या रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको अभी अभी बताया कि केसी ये बताता है कि आपके प्रोडक्ट कितने स्टेबल होंगे। यानी कि आपका अगर केसी की वैल्यू सपोज कितनी आ रही है, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 50 आ रही है और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू 20 आ रही है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, तो ये ज्यादा स्टेबल। केसी तो यही रिप्रेजेंट करेगा ना कि आपकी क्या चीज स्टेबल है। यानी कि आपको इक्विलिब्रियम की तरफ अभी जाना है, आप अभी थोड़ा पीछे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपकी दोनों चीजें क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन प्रोडक्ट्स, और हमें केसी तक पहुंचना ही है किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को। सॉरी, अभी आप इक्विलिब्रियम से थोड़ा पीछे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी रिएक्शन मूव्स वेयर, योर रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या आपको ये बात समझ में आती है? अरे बोल दो भाई सर ये बात हमें समझ में आती है। यानी कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो रिएक्शन आपकी कहां जाएगी, रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। आई होप आपको ये बातें समझ में आती हैं। आपको एक चीज और समझनी होगी कि ऐसा भी हो सकता था कि सर क्यूसी बड़ा हो जाए। हाँ, ये भी तो हो सकता था सर क्यूसी बड़ा हो जाए, और एक काम करता हूं, इसको यहां से हटा देता हूं और इसको अंदर लिख देते हैं। ये आपका क्यूसी है और ये आपका केसी है और ये बड़ा है, ठीक है। ये भी तो हो सकता था सर कि क्यूसी आपका बड़ा हो जाता और केसी आपका छोटा हो जाता। मैं बोलता हाँ, इसमें बड़ी बात कौन सी है? बिल्कुल हो सकता था। फिर मैं क्या बोलता, देखिए सर कि ये क्यूसी है, ये क्यूसी है और ये केसी है। मान लीजिए अब केसी तो हमने फिक्स कर दिया 50, ये 50 है, और ये कितना है, मैं मान लूं कि ये आपका 80 हो गया। तो अब क्यूसी को फिर से केसी की तरफ आना है, यानी कि अब उसे पीछे की तरफ आना होगा। यानी कि इस कंडीशन में माय रिएक्शन मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कहां मूव करेगी बेटा? आपकी रिएक्शन मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बोल दो भाई यस और नो। बिल्कुल सही बात है। एक कंडीशन, अब फाइनल कंडीशन ये बचती है कि मेरा QC और मेरा KC बराबर हो जाए, आप सब लोग समझ गए होंगे कि सर ये QC, ये KC, ये 50, ये 50। ये तो मैंने कह ही दिया है कि QC इज एक्चुअली रिएक्शन कोएफिशिएंट ही तो है इक्विलिब्रियम में। यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मेरा इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है ना। इसमें रिएक्शन आगे जाने वाली है, मतलब रिएक्शन चलती रहेगी, बट वो आपको एक लगेगा ना वो आगे जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है, ना बैकवर्ड जा रही है, वो स्टैटिक सी लगेगी। होती वो डायनेमिक है, बट वो कहीं फॉरवर्ड मूविंग या बैकवर्ड मूविंग आपको नहीं नजर आएगी। बोल दो भाई, यहां तक बताइए, क्या आपको इतनी बातें क्लियर हैं? क्या आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए कि हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैसे बताएंगे और हम रिएक्शन का डायरेक्शन कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? क्या आपको ये चीजें क्लियर है? अगर आपको ये चीजें क्लियर हैं तो देखिए मैं आपको के, क्यू एंड जी, फाइनली हम एक चीज पढ़ने जा रहे हैं। क्या? के, क्यू और जी के बीच में रिलेशनशिप और इसके एप्लीकेशन पार्ट होते हैं पूरे। क्या है देखिए, अच्छे से देखिएगा। देखिए के, क्यू एंड जी के बारे में वो बोलता हूं कि एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं हम किसके बीच में, के, क्यू एंड जी के बारे में। हम बोलते हैं कि जो आपका, अच्छा जी क्या है, जी क्या आपका, ये आपकी गिव्स फ्री एनर्जी है। दिस इज योर गिव्स फ्री एनर्जी, शायद आपको याद होगा
कि हमने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि देखिए अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपकी रिएक्शन होती है क्या? आपकी रिएक्शन होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। याद आया? अरे याद आया, बिल्कुल ठीक बात है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू होती है नेगेटिव तो आपकी रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस। एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू होती है 0 तो आपकी रिएक्शन होती है इक्विलिब्रियम में। तो ये रिलेशनशिप मैं अभी पहली बार नहीं पढ़ रहा हूं, कि मैं थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ चुका हूं। ये रिलेशनशिप थर्मोडायनेमिक्स में भी अपन पढ़ चुके हैं। कैसे? देखिए रिलेशनशिप क्या था, आपको याद होगा। रिलेशनशिप था डेल्टा जी, ऐसा था कि हाँ डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये है आपका मेन रिलेशनशिप। सही बात, बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर। देखिए यहां पे डेल्टा जी क्या है? आपकी गिब्स फ्री एनर्जी एट एनी टेम्परेचर। ये किसी भी टेम्परेचर और किसी भी स्टेट पे है। इट इज योर चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट एनी टेम्परेचर। और ये क्या है? ये आपका स्टैंडर्ड स्टेट में है। थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ ली हो तो पता होगा स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी है आपकी। 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन। 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन, ये आपकी स्टैंडर्ड स्टेट में। तो एल क्यू ये क्या है? आपका रिएक्शन कोशेंट एट एनी टाइम पीरियड, किसी भी टाइम पीरियड में। लेकिन अब मैं से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा। मैं एक काम करता हूं, देखिए लॉग है, बेस इसका क्या है? एक नेचुरल लॉग, ई बेस में है। मैं से लॉग बेस 10 में पहले कन्वर्ट कर दूं। चलो ठीक है, पहले बेस 10 में ही कन्वर्ट कर देते हैं। मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? मैं लिख सकता हूं क्या? इसे लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 क्यू सी। बिल्कुल सही बात। अब देखिए और क्या चीज मैं बोलूंगा कि एट इक्विलिब्रियम, मैं एक कंडीशन खुद से दे रहा हूं कि इक्विलिब्रियम में क्या होगा। मैं खुद से कह रहा हूं कि एट इक्विलिब्रियम क्या होगा। देखिए इक्विलिब्रियम में क्या होगा? पहले सबसे पहली बात, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। डेल्टा जी नॉट नहीं, डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। सबको समझ में आई बात? ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और क्या होगा? और ये होगा सर, और ये होगा इक्विलिब्रियम में कि आपका जो Q है, Q इट बिकम्स K, यानी कि QC इक्विलिब्रियम में बिकम्स KC। सही बात है। इक्विलिब्रियम में Q को हम क्या बोलते हैं? KC बोलते हैं। यानी कि ये वैल्यू हो गई 0 और डेल्टा जी नॉट आएगा इधर। आपकी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी बनेगी? इट विल बी माइनस, ये उधर चला, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इट विल बी माइनस 2.303 आर टी लॉग केसी के बराबर। ये आ जाएगा आपका फाइनल एक्सप्रेशन कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग केसी के बराबर। बोलो भाई, आपको ये बात क्या समझ में आती है? क्या आपको ये बात समझ में आती है? अब आपसे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ सकता है। वो आपसे कहता है कि बताइए कि आपकी किस किस वैल्यूज में, बोलता है कि आपकी रिएक्शन किस किस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस हो सकती है। किस रिएक्शन में स्पॉन्टेनियस हो सकती है? देखिए आपको फॉर स्पॉन्टेनिटी, अब यहां पे फिर से लिख लेता हूं। चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि मैंने कर ही दिया यहां पे। तो देखिए इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। कैसे आगे बढ़ाएंगे? मैं कहूंगा देखिए अगर मुझे नॉन स्पॉन्टेनियस, इस रिलेशन को और इसको कंसिडर कर रहे हैं, अगर रिएक्शन मेरी पॉजिटिव, डेल्टा जी की वैल्यू अगर मुझे पॉजिटिव चाहिए तो केसी की वैल्यू मुझे कैसे चाहिए होगी? केसी की वैल्यू मुझे, यानी कि लॉग केसी क्या चाहिए होगा? मुझे नेगेटिव। ये लॉग केसी मुझे कैसा चाहिए बेटा? ये चाहिए मुझे नेगेटिव चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि लॉग केसी की वैल्यू नेगेटिव। ये केसी की वैल्यू तभी नेगेटिव आ सकती है, देखिए लॉग 1 होता है 0, तो यानी कि केसी की वैल्यू लेस देन, इट शुड बी लेस देन 1 ओनली, तभी ये वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आ सकती है। स्पॉन्टेनियस के लिए आपको क्या करना होगा? ये पूरा एक्सप्रेशन आपको नेगेटिव में चाहिए, तो आपका लॉग केसी क्या होगा? लॉग केसी आपका पॉजिटिव होगा और केसी की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1। बोल दो भाई कि केसी की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1, केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा आनी चाहिए। ये आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। तो इसी के साथ आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है पूरा।
इसी के साथ आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है बिल्कुल फिनिश। अब देखिए कुछ क्वेश्चन करके देखें, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस रिएक्शन गोज फारदेस्ट टू कंप्लीशन, रिएक्शन सबसे ज्यादा कंप्लीट आपको नजर आएगी। तो कैसे करेंगे आप ये सवाल? देखिए आप सबको अटेम्प्ट करना है, पहली बात तो ये एक बार खुद से अटेम्प्ट करके देखिए। पॉज मतलब पॉज तो कैसे करोगे, जस्ट ठीक है कर सकते हैं तो कर लीजिए पॉज, फटाफट से करके देखिए। तो देखिए आप बोलेंगे कि सर अगर हमें ये देखना है कि रिएक्शन सबसे आगे कहां देखी है, तो आपको सिर्फ क्या देखनी है, बस आपको एनालाइज करनी है कि इसके एनालाइज वैल्यू ऑफ केसी। आपको सिर्फ केसी की वैल्यू एनालाइज करनी है। कैसे करेंगे? देखिए ये है आपकी 10 की पावर 3, तो ज्यादा यानी कि ये क्या है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती हुई रिएक्शन है, फॉरवर्ड में है। 10 की पावर -2 यानी कि थोड़ी सी बैकवर्ड है, थोड़ी सी बैकवर्ड है। ये भी फॉरवर्ड है, थोड़ी सी पहले वाले से कम, पर फॉरवर्ड तो है ही। ये भी थोड़ी सी बैकवर्ड है। तो यानी कि पहली बात तो मुझे देखना है फारदेस्ट वो जाएगी जो फॉरवर्ड जाएगी। तो ये फॉरवर्ड जा रही है, ये फॉरवर्ड जा रही है, इन दोनों में से ज्यादा फॉरवर्ड कौन जा रही है? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाली रिएक्शन हमारी ज्यादा फॉरवर्ड जा रही है। इसी तरीके से सवाल होना था। ठीक बात है भाई, आगे करते हैं। कह रहा है इन द जनरल रिएक्शन A plus B gives AB, which value of equilibrium constant favors the production of AB, कि AB की कौन सी वैल्यू ज्यादा फेवर्ड होगी इनमें से किस वाली रिएक्शन में? ठीक है, आपके पास एक जनरल रिएक्शन है, तो बस आपको फिर से एक बार अटेम्प्ट करके देखिए। फिर से आपको सेम काम करना है, यानी कि जो ज्यादा छोटी वैल्यू है वो पीछे जाएंगी, जो ज्यादा बड़ी है वो आगे जाएंगी। आप इस क्वेश्चन को ठीक से देखेंगे आपको समझ में आएगा सर ये सारी वैल्यू क्या है, ये पीछे की तरफ ही जा रही है, माने कि बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हैं, लेकिन आपको इनमें कंपैरिजन करना है। फॉर एग्जांपल आप इसमें से सबसे बड़ी, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी? ये तो ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है। 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3 ये दोनों छोटी वैल्यूज है, यानी कि आंसर इन दोनों में से कहीं छुपा है। बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं, वो 3.5 मार्क कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है भाई। इनमें से कहीं आपने छोटा छोटा देखा और इसको भी छोटा देख लिया, नहीं। 9.0 एक ज्यादा बड़ी वैल्यू है, किससे? 3.5 से। ठीक बात है, कर लेंगे क्या? कर लेंगे। और जिस गलती की मैं बात कर रहा था आपने शायद वो गलती कर दी। अरे भाई अगर 9 × 10 की पावर -3 है और 3.5 × 10 की पावर -3 है, तो इनमें से ज्यादा बड़ा कौन सा है? ये तो दोनों में कॉमन है ना, तो यानी कि 9 ही तो बड़ा है किससे? 3.5 से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि इन विच रिएक्शन रिएक्टेंट इज लीस्ट स्टेबल, इनमें से किस में रिएक्टेंट आपका लीस्ट स्टेबल होगा? एक बार फटाफट से करके बताइए कैसे करेंगे आप ये वाला आंसर। चलिए देखिए आप ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। कह रहा है इन विच रिएक्शन रिएक्टेंट इज लीस्ट स्टेबल। देखिए अगर आपका रिएक्टेंट लीस्ट स्टेबल है तो मैं इसको किस तरीके से लिख रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि मेरा प्रोडक्ट मोर स्टेबल है। क्या? माय प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। यानी कि अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन कहां जानी चाहिए? रिएक्शन प्रोडक्ट की साइड जाएगी, यानी कि रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड, रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड, रिएक्शन फॉरवर्ड जानी चाहिए। और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम क्या देखेंगे? आप एनालाइज करेंगे वैल्यू ऑफ केसी। आप देखेंगे ये 10 की पावर -4 है, ये 8 है, -8 है, ये -10 है, -15 है, ये बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हैं, सबसे बड़ी वैल्यूज यही है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू तो यही जाएगी। तो ऑप्शन 1 हैज टू बी द करेक्ट आंसर। वेरी वेल डन जिन्होंने सही किया है। अरे बोल दो भाई, क्या आपको ये बात समझ में आती है? क्या आपको ये बात समझ में आती है या नहीं आती है? आती होगी, आती होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज और मुझे करवानी है। देखिए मैं हम एप्लीकेशन पार्ट करते हैं तो एक चीज उसको मैं आपको ली चैटेलर्स के बाद भी करवाऊंगा, लेकिन अभी देखिए अभी मैं वो चीज फिर से करवा देता हूं। क्या है वो? है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस। मैं लिखता हूं एप्लीकेशन का ही पार्ट है ये, मैंने 3 एप्लीकेशन पढ़ी ना, तो मैं लिखता हूं 4th एप्लीकेशन, ये मेरी 4थी एप्लीकेशन है। क्या? कि टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को? बेटा इसे समझाया जाता है किससे? इसे समझाया जाता है आपका थ्रू वेंट ऑफ इक्वेशन, थ्रू वेंट ऑफ इक्वेशन के थ्रू। किससे समझाया जाता है ये? थ्रू वेंट ऑफ इक्वेशन। देखिए वेंट ऑफ इक्वेशन क्या करती है?
वो आपको आप वो पहले आप ये चीज समझिए, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये आपकी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये बात सब जानते होंगे कि सर ये क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टेम्परेचर T1 है, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K1 मानिए, और अगर आपका टेम्परेचर T2 है तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को K2 मानिए। क्या मानिए, इसको आप K2 मानिए, K2। तो देखिए वेंट ऑफ इक्वेशन ये बोलती है कि देखिए अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है, यानी कि आप ये बात जानते होंगे, ये आप जानते होंगे कि अगर आपके पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर आपके पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक थर्मोकेमिस्ट्री में, तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। और अगर आपके पास रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो आपकी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। बिल्कुल सही बात है, यही होता है। यानी कि वेंट ऑफ ने क्या किया, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करवाया। वो रिलेशनशिप कुछ ऐसा दिखता है, वो बोलता है कि log K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। कुछ ऐसा रिलेशनशिप है हमारे पास कि log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। एक ऐसा रिलेशनशिप है। तो बोलता है कि देखिए इस रिलेशनशिप की मदद से आप निकाल सकते हैं कि आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है बेस्ड ऑन दी वैल्यूज ऑफ K2 एंड K1। या फिर उल्टा भी पॉसिबल है, अगर आपको पता है कि रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है और आपने टेम्परेचर बढ़ाया या घटाया है तो आपका K2 और K1 क्या होगा। एक करके देखते हैं, ठीक है, करके देखते हैं, इसी में करके देखते हैं। जैसे कि पहला एक एग्जाम्पल 1 में ले लूं, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको यहां पे लिख रहा हूं, आप इसमें सेपरेशन रखिएगा, थोड़ा सा सेपरेशन रखिएगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल, देखिए पहला एग्जाम्पल मैं ये लेके चलता हूं, एग्जाम्पल 1। आप अपनी तरीके से कुछ भी बोल दीजिए, आप बोल दीजिए कि आपके पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपके पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है कि आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। देखिए पहले मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है एंडोथर्मिक से, एंडोथर्मिक से मिला कि डेल्टा एच की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव है, बिल्कुल सही। आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो T2 की वैल्यू ग्रेटर देन T1 होगी। अरे बोलो भाई, बिल्कुल सही बात है। आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो T2 की वैल्यू T1 से ग्रेटर होगी और डेल्टा एच हो जाएगा पॉजिटिव। यानी कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो 1 अपॉन T1 ये छोटी वैल्यू है, ओवरऑल ये बड़ा हो गया, तो यानी कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ऊपर वाले के लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव में आएगा, ऊपर वाले के लिए, इसके लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव में आएगा। और डेल्टा एच क्या है, ये भी अगर पॉजिटिव है, ये भी अगर पॉजिटिव है तो देखिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यानी कि ये भी पॉजिटिव रहेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव का क्या सिग्निफिकेंस है, इस पॉजिटिव का बेटा ये सिग्निफिकेंस है कि आपका ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, K2 के इसका यही सिग्निफिकेंस है कि K2 अपॉन K1 इज ग्रेटर देन 1, दैट इज K2 इज ग्रेटर देन K1। इसका मतलब आपकी रिएक्शन क्या करेगी, अगर K2 K1 से ज्यादा है रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्शन जाएगी आगे, रिएक्शन गोज फॉरवर्ड, रिएक्शन गोज फॉरवर्ड। देखिए ये सिग्निफिकेंस था। क्या आपको ये बात समझ में आई कि क्या सिग्निफिकेंस है? एक बार फिर से समझिए, हमने कह दिया, हमने कंडीशन दी है कि आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है और आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो T2 इज ग्रेटर देन T1, तो यानी कि 1 अपॉन T1 विल बी ग्रेटर देन 1 अपॉन T2। अरे ये बात आपको समझ में आती है? अगर T2 ग्रेटर देन T1 है तो 1 अपॉन T1 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन T2, जो भी वैल्यू हो, तो यानी कि ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो ओवरऑल log K2 by K1 भी पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि K2 by K1 शुड बी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब K2 को K1 से ज्यादा होना पड़ेगा, इसका मतलब रिएक्शन को आगे जाना पड़ेगा। भाई ये सेम चीज, सेम टू सेम चीज हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ली चैटलर्स प्रिंसिपल में भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आपका एग्जांपल नंबर 2 मैं करवाता हूं आपको। क्या है ये एग्जांपल नंबर 2? देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी? आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भाई अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच आपका नेगेटिव हो गया, सही बात है, डेल्टा एच नेगेटिव हो गया। और मैं कह रहा हूं कि मैंने टेम्परेचर फिर से इंक्रीज किया, मैंने टेम्परेचर फिर से इंक्रीज किया, यानी कि आपका T2 इज अगेन ग्रेटर देन T1।
अब देखिए क्या हो रहा है, अब ये वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव। क्या आपको समझ में आया कि ये वैल्यू क्या है आपकी, ये वैल्यू मैं मार्क नहीं कर रहा हूं, बस आप समझ जाइए कि ये वैल्यू आपकी टोटल नेगेटिव आ गई और ये वैल्यू टोटल आपकी पॉजिटिव आ गई। ओवरऑल ये वैल्यू आपकी, ठीक है, हुआ ओवरऑल ये वैल्यू आपके पॉजिटिव आएगी। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन आपका कैसा रहा, ओवरऑल एक्सप्रेशन आपका नेगेटिव रहा, यानी कि log k2 by k2 आपका नेगेटिव है, यानी कि k2 by k1 इज लेस देन 1। इसका मतलब k2 इज लेस देन k1। अगर बेटा k2 इज लेस देन k1 तो रिएक्शन कहां जाएगी, ऑब्वियसली रिएक्शन गोज बैकवर्ड, रिएक्शन गोज बैकवर्ड। रिएक्शन आपकी कहां जाएगी, रिएक्शन आपकी पीछे की तरफ जाएगी। समझ में आती है आपको ये बात। तो इसी के साथ आपका खत्म होता है एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट। आई होप बेटा सबको समझ में आया होगा। देखिए वैन हॉफ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हम इक्विलिब्रियम सॉरी ली चैटलियस प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आपको वो भी पढ़ना है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि सर ली चैटलियस प्रिंसिपल भी बता दीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।